नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम रोज बरोज बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर और साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से आपको ये भी हेल्प करते हैं किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को ना केवल बनाएं बढ़ाएं बल्कि और बेहतर उससे कमाई भी करते रहें। तो इस पर हम बातचीत करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, अलग अलग जानकारों को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब दिलवाने के लिए और उन स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे पूनम रुंगटा से, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको आपके सवालों के ऊपर जवाब भी दिलवाएंगी और साथ साथ पूनम मैम से हम बातचीत करेंगे सेक्टोरल फंड्स को लेकर भी, कितना सही है उनका चुनाव करना, कितना सही है उनमें निवेश करना और किस तरह से आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूनम मैम से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर अपना सवाल भेजिए। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप आस्क आवाज योर मनी इस हैशटैग के जरिए भी सोशल मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ आप yourmoney@nw18.com इस मेल आईडी पर अपने सवालों को हमसे शेयर भी कर सकते हैं। पूनम मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो मैम, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेक्टोरल फंड्स को लेकर। अक्सर ये सवाल आता है हमारे पास कि सेक्टोरल फंड में निवेश करें या थीमेटिक फंड में निवेश करें। तो सबसे पहले मैं इसी से डिफरेंशिएट करवाऊंगा आपसे कि अगर कोई नया निवेशक हमें सुन रहा हो तो उसके लिए क्या चुनाव होना चाहिए, क्या थीमेटिक फंड में जाना चाहिए या क्या सेक्टोरल फंड में जाना चाहिए, और अगर दोनों में जाना चाहिए तो कितना ब्लेंड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का? देखिए, सबसे पहले थीम फंड्स जो है वो एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। सेक्टर होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ले लो या फार्मा सेक्टर ले लें या आप बैंकिंग सेक्टर ले लें। तो वो पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स है, जितनी भी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व है, उसी सेक्टर में निवेश करते हैं, वो सेक्टोरल फंड हो गया। और जो थीम फंड है वो एक थीम पकड़ के चलते हैं। सपोज उन्होंने एक थीम पकड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनियां होंगी उसके अंदर ना सिर्फ सीमेंट और स्टील होगा, बाकी और भी रिलेटेड जो कंपनीज इसमें जुड़ी रहती है उन सब में निवेश करेंगे। तो थीम फंड थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइंड है और सेक्टोरल बहुत ही क्लोजली कंसोलिडेटेड टाइप की कंपनियां हो जाती हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है वैसे ही आप अपनी पसंद से जिस थीम में, जिस सेक्टर में आपको बहुत कन्विक्शन है कि मुझे ये सेक्टर आगे चल के बड़ा दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिलेटेड टू अ मेडिसिन, मेडिकल लाइन, आप डॉक्टर हैं या आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं तो मैं इस थीम में निवेश करूं, या आपके पास पोर्टफोलियो में और सब कुछ है, पर्टिकुलर थीम नहीं है, तो आप कन्विक्शन रख के कोई सेक्टर पकड़ के उसमें आप निवेश करें। तो ये एक पर्सनल चॉइस हो जाती है किस थीम में आपको कन्विक्शन है कि आज इस थीम में मंदी है और आगे चल के मेरा होराइजन बड़ा है तो मैं आगे चल के इस थीम में, जैसे इंडिया स्टोरी की ले तो और वर्ल्ड वाइड आज ले तो आज डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, तो लगता है टेक्नोलॉजी फंड अभी भी अच्छे कर रहे हैं, आगे भी अच्छे करेंगे। और आपने एक बहुत टिपिकल एग्जांपल देखा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पिछले 7-8 साल से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नेगेटिव थे, पर जिन्हें कन्विक्शन था, सपोज आप बिल्डिंग लाइन में और आपको कन्विक्शन है कि आगे चल के अच्छा करेगा, और जिन्होंने इसमें निवेश फिर भी करते रहे इसके बैड परफॉर्मेंस के कारण, वो आज कितना इसके अंदर गेन कर रहे हैं ये भी हमने देखा है। तो सेक्टोरल फंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के निवेश करते हैं। उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे अराउंड 80% वो निवेश उसी सेक्टर में होगा। ये ऐसा सेबी का मैंडेट भी है। तो ऑब्जेक्टिव जिस सेक्टर का है उसमें अगर निवेश करते चलेंगे और आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो आप उसमें निवेश करें। पर मुझे लगता है सेक्टोरल फंड में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर कल को वो नहीं चला तो आपके रिटर्न्स में फर्क आएगा। तो आप नॉट मोर देन 10 to 15% इसमें अपना निवेश रखें और बाकी एक पर्सनल चॉइस के ऊपर है और पर्सनल कन्विक्शन के। अच्छा पूनम मैम, एक बात बताएं, मैंने इक्विटी बेस्ड फंड ले रखे हैं जिसमें मैं निफ्टी का हिस्सा हूँ, मिड कैप का हिस्सा भी हूँ, इंडेक्स फंड का भी हिस्सा हूँ। उसके बाद मुझे सेक्टोरल फंड में उतरने की ज़रूरत है क्या?
और अगर है तो इस तरह के पोर्टफोलियो के साथ कितना एलोकेशन मेरा वहां होना चाहिए? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो भी निवेश करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, चाहे लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, वहां हर ही सेक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर उधर नहीं है या वहां पर्टिकुलर सेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लार्ज कैप फंड में निवेश किया है तो जो टॉप कंपनीज हैं वहां फंड मैनेजर जरूर निवेश करेंगे। वहां उल्टी का आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। उसमें फार्मा कंपनी भी होगी, विप्रो भी होगा, टेक्नोलॉजी फंड होगी, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी होगा, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी होंगी। तो जो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में चाहते हैं वहां की टॉप कंपनीज आपके जो अदर देन सेक्टोरल फंड है, कॉमन एक इक्विटी फंड है, उसके अंदर भी वो टॉप के फंड्स हैं, तो आप मिस आउट कर नहीं कर सकते। पर जैसे मैंने बताया कि एक पर्सनल कन्विक्शन है कि मुझे इस सेक्टर में आगे चल के काफी मुनाफा दिख रहा है या इस सेक्टर के तरफ मेरा कन्विक्शन है, तब आप वो सेक्टर चुनाव करते हैं। अदरवाइज वो जो कंपनी है वो आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने आईटी सेक्टोरल फंड में, टेक्नोलॉजी फंड में निवेश नहीं किया तो मुझे एक पर्टिकुलर फंड से हमें कोई तरीके का नुकसान होगा। सो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि आप जो भी टॉप कंपनीज हैं वो सभी आपके इक्विटी फंड में रहेंगे। जी, अच्छा पूनम मैम, सेक्टोरल निवेश तो सब करना चाहते हैं, लेकिन इमर्जिंग सेक्टर ये कैसे आइडिया लगाएं? कौन सा सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जाने वाला है? किस सेक्टर का मैच्योरिटी हम देख रहे हैं, किस में हमें नहीं जाना चाहिए? इसका चुनाव कैसे किया जाए? आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेटर बता पाएंगी। So this is a very very interesting point. Right now India is on a very sweet spot. अभी हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही रोबस्ट दिख रही है। तो जो लोग ये बात से सहमत हैं तो वो ऐसे जो फंड्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के जो फंड्स हैं, उसमें निवेश करना चाहेंगे और इसकी बेनिफिट लेना चाहेंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म। अब हम कौन सी कंपनी में निवेश करें ये तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि जो फंड आपने चूज किया उसके फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है इसके अंदर और जो कंपनियों की बारीकी से रिसर्च करके निवेश करते हैं, वो अपने आप वो इमर्जिंग कंपनी, इमर्जिंग मार्केट्स में से, जिसे हम मिड कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, वो सभी उसके अंदर निवेश में होंगे। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जिन्हें बिलीफ है वो इस तरीके का सेक्टर का फंड उठाएगा। सो अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि फंड के नाम अलग अलग होते हैं, पर जब आप उसकी पोर्टफोलियो को बारीकी से देखेंगे तो सभी कहीं ना कहीं वो कंपनियों में हर फंड मैनेजर निवेश करते हैं। तो ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो भी बिलीव करते हो इंडियन इक्विटी मार्केट से जरूर अभी जुड़े हुए हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आप प्ले करना चाहते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में आप उसके अंदर रहें, लेकिन आपको रहना जरूर रहेगा। अच्छा, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ दर्शक हैं, उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। जॉनी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जॉनी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा एक्सिस मिड कैप फंड IDCW में इन्वेस्ट किया हुआ है 3.5 लाख। वो मुझे जानना था कि कंटिन्यू रखूं या फिर उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, और टाइम फ्रेम आपका 20 साल है, राइट? हाँ, टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए ये। ओके पूनम मैम, इनका सवाल 9,000 की SIP, करीब 3.5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस फंड का इन्होंने नाम लिया एक्सिस में। आप क्या करना चाहिए इन्हें? क्या रणनीति में फेरबदल होना चाहिए इनकी? एक्सिस मिड कैप एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है विद गुड रिटर्न्स, गुड पोर्टफोलियो। आप इसमें निवेशक रह सकते हैं और आपका जो होराइजन है वो 20 साल लंबा है, तो 20 साल के लिए डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, ऐसे अग्रेसिव फंड्स बहुत अच्छे रहते हैं जो मे बी शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज्यादा रिटर्न ना दिखाए, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ऐसा हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। तो आप एक्सिस मिड कैप में बने रहें। जहां तक आपकी और 2 SIPs है उनके बारे में मैं कहूँ तो दोनों 3 SIP इनकी हैं, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और एक एक्सिस मिड कैप। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही निवेश इनके मिड कैप में हैं, तो वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं हो रहा है। सी द पॉइंट इज, जब आप SIP में निवेश करते हैं, एक तो आप अपना टाइम जो है वो एवरेजिंग करते हैं, एवरी मंथ आप निवेश करते हैं, और साथ ही साथ आपको सेक्टर्स भी एवरेजिंग करने चाहिए, क्योंकि मार्केट की चाल जो है वो वोलेटाइल होती है। तो अगर आपके पास मिड कैप है तो साथ में लार्ज कैप रखिए,
अगर आप जैसे आपने बताया लॉन्ग टर्म आपके पास समय है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी भी ले सकते हैं या एक मिली जुली फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड ले सकते हैं, जैसे क्वांट एक्टिव फंड। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इन फंड कैटेगरी भी रखेंगे, साथ ही होराइजन लंबा है, तो आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे वेल्थ बनेंगे। और जब आपका गोल करीब आए तब आपको जरूर रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद एक्सेस मिड कैप। सही रास्ते पर हैं, बस समय समय पर अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत करते हैं प्रशांत साहब से, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते। नमस्कार प्रशांत जी। हाँ, मेरा एज 35 ईयर्स है। हेलो। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको प्रशांत जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड SIP चालू है 2000 की। ओके। SBI फ्लेक्सी कैप फंड चालू है 2000 की SIP। ओके। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000 SIP। ओके। रिलायंस स्मॉल कैप फंड 5000 SIP। रिलायंस फोकस इक्विटी 5000 SIP। जी। SBI फ्लेक्सी कैप 2000। ओके। हाँ, मुझे SIP बढ़ाने की है और 20,000 की SIP करनी है। ओके। तो नए फोन कौन से सजेस्ट करेंगे मेरे लिए? और इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है प्रशांत जी, कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं सब कुछ? 20 साल के लिए। 20 साल के लिए। पूनम मैम, ऑलरेडी इनकी SIPs चल रही हैं, करीब 5 SIPs उन्होंने बोली, और अलग अलग पूंजी की SIP कर रहे हैं। ये नई SIP करने में इच्छुक हैं, तो क्या एग्जिस्टिंग SIP में ही बढ़ाएं अपनी पोजीशंस को, नए SIP को ऐड करें? एक दूसरा, क्या इंक्रीमेंटल SIPs में ही चलें, हर महीने 10% या हर साल 10%? कैसे इसका मैकेनिज्म बनाएं? देखिए, मैकेनिज्म तो अपनी सेविंग के हिसाब से बनाना होगा। 20,000 ये फिलहाल बढ़ाना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑनगोइंग इनकी 16,000 की SIP है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्हें सारी SIPs को यूनिफॉर्म अमाउंट में कर लेंगे तो भी काफी सारा अमाउंट इसमें इनका एंगेज हो जाएगा।